राजस्थान में 18 जगहों पर क्रांति। ये खबर आग की तरह फैल गई। ये तात्कालिक कारण छोटा लग सकता है, लेकिन इसने बारूद को आग लगा दी। मारो फिरंगी। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर लौट रहे हैं 1857 के उस दौर में, जब भारत की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक बदलाव की आहट। जी देखिए, क्रांति शब्द का मतलब ही होता है परिवर्तन, बिल्कुल। और ये वो परिवर्तन था जिसने हिंदुस्तानियों को झकझोर कर रख दिया। उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब बहुत हुआ, अब इन फिरंगियों का सामना करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सही कहा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि हमें गुलाम बनने में, अंग्रेजों को पूरी तरह कब्जा करने में लगभग 100 साल लगे। 1757 प्लासी से लेकर 1857 तक। हाँ, करीब 100 साल। और फिर इस 1857 की क्रांति के बाद हमें आजादी हासिल करने में भी लगभग 100 साल ही लगे, 1947 तक। ये भी 100 साल का ही फासला रहा। जी, तो ये क्रांति एक तरह से मील का पत्थर थी। इसने अंग्रेजों को भी ये एहसास करा दिया कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। वो अपने हक को पहचानने लगे हैं, थोड़े जागरूक हो रहे हैं। और आज की हमारी ये गहन पड़ताल जो है, ये केंद्रित रहेगी 1857 की क्रांति के उन्हीं पहलुओं पर। इसके असली कारण क्या थे, कौन सी बड़ी घटनाएं हुईं, कौन थे वो नायक, और ख़ास तौर पे हम राजस्थान के संदर्भ में इसकी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर राजस्थान की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर जरूरी जानकारी को एक दिलचस्प कहानी की तरह पेश करें। हाँ, ताकि याद रखने में आसानी हो। बिल्कुल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं उस चिंगारी से। वो तात्कालिक कारण क्या था? हाँ, तात्कालिक कारण ये जुड़ा था एक नई राइफल से, एनफील्ड राइफल। पहले पुरानी ब्राउन बेस राइफलें चलती थीं। अच्छा। उनकी जगह ये नई ज्यादा बेहतर एनफील्ड राइफलें लाई गईं। लेकिन इन नई राइफलों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इनके कारतूस। जी, कारतूस। इनको राइफल में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। दांतों से? हाँ, और अफवाह ये फैली, जो काफी हद तक सच भी मानी जाती है, कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा होता था। ओह, ये तो बहुत। हाँ, अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। बिल्कुल। दोनों की धार्मिक भावनाएं। दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए ये उनके धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल गई। समझ गया। हाँ, ये तात्कालिक कारण सुनने में भले ही छोटा लगे, पर इसने बारूद में आग लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि इन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल अंग्रेज क्रीमिया युद्ध में 1854 में कर चुके थे। अच्छा, पहले भी इस्तेमाल हुई थी ये? जी, लेकिन भारत में जब ये चर्बी वाली बात सैनिकों तक पहुंची, तो वो धर्म अपवित्र होने का डर और गुस्सा वो भड़क उठा। ये सिर्फ कारतूस की बात नहीं रह गई थी, ये उनके धर्म पर सीधा हमला माना गया। और इस अपमान के खिलाफ पहली आवाज उठाई मंगल पांडे ने। जी, मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, गाजीपुर बलिया, उत्तर प्रदेश के। हाँ, तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह थी कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी। जी। मंगल पांडे ने गुस्से में आकर अंग्रेज अफसरों लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला कर दिया, उन्हें मार डाला। और उनका नारा गूंजा, मारो फिरंगी। मारो फिरंगी। ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत हिम्मत का काम था। मंगल पांडे को तुरंत पकड़ लिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ, और जज थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। उस वक्त बैरकपुर के कमांडर जॉन बेनेट हिरसे थे। अच्छा। और कहते हैं कि शुरू में जल्लाद भी तैयार नहीं थे फांसी देने को, लेकिन खैर 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और उनके एक साथी भी थे। हाँ, उनके कुछ दिन बाद 21 अप्रैल को उनके साथी ईश्वर पांडे को भी फांसी पर लटका गया। मंगल पांडे की शहादत ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है, जैसा हमने कहा, कि ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थे। हाँ। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। कारण बहुत गहरे थे। जी, क्रांति से ठीक पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। उनकी नीतियां तो बहुत बदनाम हुई थी। बिल्कुल, डलहौजी की गोद निषेध नीति
या व्यपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहते हैं। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसके तहत उन्होंने दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, ये मध्य प्रदेश वाला, झांसी, नागपुर, कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, लिस्ट लंबी है। जी, और यही नहीं, 1856 में अवध को भी हड़प लिया। बहाना बनाया कुशासन का। नवाब वाजिद अली शाह थे वहां। अवध का विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था। हाँ, भले ही पहली रेल डलहौजी के टाइम चली, पर उनकी इस हड़प नीति ने राजाओं और जनता में बहुत गुस्सा भर दिया था। इसी जमीन पर क्रांति पनपी। और जब क्रांति भड़की 1857 में, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। जी, लॉर्ड कैनिंग। विडंबना देखिए, डलहौजी ने बोया और काटना पड़ा कैनिंग को। हाँ, और कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वॉइसराय भी बने। बिल्कुल, जब कंपनी का शासन खत्म हुआ और क्राउन का शासन आया। चलिए, अब उन गहरे कारणों को थोड़ा और खोलते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? जरूर। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की हड़प नीति से पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि, हाँ। इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, 1798 में। ये संधियां मीठे जहर जैसी थीं। धीरे धीरे राज्यों की आजादी खत्म। अच्छा। फिर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ। उन्हें लाल किला छोड़ने को कहा गया। कैनिंग ने तो ये तक घोषणा कर दी कि जफर के बाद उनके वारिस बादशाह नहीं, सिर्फ शहजादे कहलाएंगे। ओह, शाही उपाधि ही खत्म। जी। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये सब अपमान, अन्याय, गुस्सा बढ़ा रहे थे। राजस्थान में भी तो संध्या हुई थी। हाँ, राजस्थान में भी। सबसे पहले भरतपुर ने की 1803 में। फिर 1817 में करौली ने सहायक संधि की। वो पहली रियासत थी सहायक संधि करने वाली। करौली पहली थी, ये महत्वपूर्ण है। जी, और सबसे आखिर में 1823 में सिरोही ने की। इन संधियों ने राजाओं को अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। और आर्थिक कारण, वो तो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाले रहे होंगे। बिल्कुल, अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को, खासकर कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल तबाह कर दिया। हाँ, मैनचेस्टर का माल बेचना था उन्हें। सही। ये सोची समझी रणनीति थी ताकि इंग्लैंड का बना माल भारत में बिके। वो किस्से भी हैं कि ढाका के मलमल बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए। कितना भयानक। जी, ताकि वो बेहतरीन कपड़ा बना ही न सकें। और किसानों का क्या हाल था? लगान वगैरह? किसानों का हाल बहुत बुरा था। अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जैसे कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें जमींदार मालिक बन गए। फिर मद्रास, बंबई में रीड और मुनरो ने रैयतवाड़ी शुरू की 1792 में। इसमें सीधा किसानों से लगान। रैयतवाड़ी। और उत्तर भारत में मैकेंजी ने 1819 में महालवाड़ी। इसमें पूरे गांव यानी महाल से लगान। अच्छा, अलग अलग सिस्टम पर नतीजा एक ही। नतीजा एक ही, किसानों पर भारी लगान और उनका भयानक शोषण। सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल दे रहे थे अंग्रेज। हाँ बिल्कुल। 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी। अच्छा। स्कूलों में, सेना में बाइबल का प्रचार होने लगा। भारतीय शिक्षा की उपेक्षा हुई। फिर 1856 में आया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ये क्या था? इसके अनुसार अगर कोई धर्म बदलकर ईसाई बनता है तो भी उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। मतलब सीधा सीधा धर्मांतरण को बढ़ावा। ओह। लॉर्ड मैंगल्स जैसे अफसरों ने तो खुलेआम कहा कि ईश्वर ने भारत इसलिए दिया है ताकि हम ईसा मसीह का झंडा फहरा सकें। अनाथ बच्चों को ईसाई बनाने की खबरें भी थीं। इससे समाज में बहुत चिंता और गुस्सा था। और सैनिक भी तो नाराज थे। सैनिक कारण भी बहुत थे। 1856 में आया सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसके तहत सैनिकों को समुद्र पार भी लड़ने भेजा जा सकता था। और समुद्र यात्रा को उस समय धर्म के विरुद्ध मानते थे बहुत लोग। जी। फिर 1854 के डाकघर अधिनियम ने सैनिकों की मुफ्त डाक सुविधा खत्म कर दी। वो अपने घर परिवार से कट गए। वेतन भी कम था शायद। वेतन बहुत कम। अंग्रेज सिपाही का वेतन बहुत ज्यादा था। प्रमोशन के मौके नहीं थे। सूबेदार से ऊपर कोई भारतीय जा ही नहीं सकता था। और अनुपात? कितने भारतीय सैनिक थे एक अंग्रेज पर? अनुपात करीब 5.1 का था। 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज।
लड़ने वाले भारतीय, कमान अंग्रेजों के हाथ में। प्रशासनिक स्तर पर भी भेदभाव था। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज खुद को नस्ली रूप से श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रखते थे, चाहे कितने भी काबिल हों। तो ये सारे कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, प्रशासनिक, ये सब मिलके वो बारूद बना रहे थे। बिल्कुल, 100 साल से सुलग रहे थे, चर्बी वाले कारतूस तो बस चिंगारी थे। अच्छा, तो क्या इस क्रांति की कोई योजना भी बनी थी या ये सब अचानक हुआ? नई योजना की बात भी आती है। सतारा के राजा के वकील थे रंगोजी बापू गुप्ते और नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। ये दोनों अपनी शिकायतें लेकर लंदन गए थे, पर अंग्रेजों ने सुनी नहीं। कहते हैं इसी निराशा के बाद लंदन में ही उन्होंने कुछ बड़ा करने का मन बनाया। लंदन में? हाँ, विचार शायद वहां आया, लेकिन विस्तृत योजना कहते हैं कानपुर के पास बिठूर में बनी, नाना साहब के महल में। अच्छा, बिठूर में कौन कौन थे इसमें? नाना साहब, अजीमुल्ला खान, रंगोजी बापू, इन नेताओं ने मिलकर योजना बनाई। एक तारीख भी तय की गई, 31 मई 1857। 31 मई? जी, और प्रतीक चिन्ह भी चुने गए, कमल का फूल और चपाती। कमल और चपाती, ये कैसे काम करते थे? कमल का फूल सैनिक छावनियों तक पहुंचाया जाता था जिन्हें क्रांति में शामिल होना था, और चपाती एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ये एक संदेश था कि तैयार रहो। बड़ा अनोखा तरीका था संदेश भेजने का। हाँ, साधु संत फकीर भी संदेशवाहक बने। वो घूम घूम कर लोगों को तैयार कर रहे थे। लेकिन क्रांति तो 31 मई से पहले शुरू हो गई। हाँ, वही तो। इतिहास हमेशा योजनाओं के मुताबिक नहीं चलता। 10 मई 1857 को रविवार के दिन मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क गया। मेरठ में क्यों? वहां 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उन्हें सजा दी गई। इससे बाकी सैनिक भड़क गए। उन्होंने जेल तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा और विद्रोह कर दिया। और नारा लगा, मारो फिरंगी। हाँ, मेरठ से। और कहावत बनी, लठ लेकर मेरठ की ओर। वहां 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और 3री लाइट कैवलरी के सैनिकों ने, कहते हैं, कदम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत की। कदम सिंह गुर्जर? जी। इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन ने इसे गर्मी की आंधी की तरह बताया है, अचानक और तेज। तो मेरठ के ये सैनिक कहाँ गए? वो रात भर चलकर अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, यमुना पार की और सीधा लाल किले की ओर। दिल्ली? वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने बूढ़े हो चुके 82 साल के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह और क्रांति का नेता घोषित कर दिया। 82 साल के बादशाह को नेता बनाया? हाँ, जफर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन सैनिकों के दबाव में और शायद अपनी बेगम जीनत महल और सेनापति बख्त खान के कहने पर वो तैयार हो गए। लेकिन दिल्ली पर कब्जा कब तक रहा? ज्यादा समय नहीं। अंग्रेजों ने जल्द ही जवाबी कार्रवाई की। सितंबर 1857 तक अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन और मेजर हडसन ने दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। निकलसन लड़ाई में मारा गया। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? हडसन ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। उनके बेटों और पोतों को उनके सामने गोली मार दी गई। जफर पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून? बर्मा में? जी, बर्मा, अब म्यांमार। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनकी वो दर्द भरी लाइन बहुत मशहूर है, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। बहुत दुखद अंत। जी। दिल्ली के बाद क्रांति कहाँ कहाँ फैली? दिल्ली के पतन के बावजूद आग बुझी नहीं। कानपुर में नाना साहब ने कमान संभाली। उनके साथ थे उनके जबरदस्त सेनापति तात्या टोपे। तात्या टोपे? हाँ, रामचंद्र पांडुरंग। बिल्कुल। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित करके। उन्हें महक परी भी कहते थे। महक परी? अच्छा। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महल परी, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए और झांसी के लिए गजब की बहादुरी दिखाई। बिहार में भी कोई थे? बिहार में जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार वीर कुंवर सिंह, बिहार का शेर कहते थे उन्हें। इस उम्र में भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 80 साल की उम्र में? कमाल है। जी,
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 50,000? उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। बरेली में खान बहादुर खान थे और दूर असम तक में मनीराम दत्त ने विद्रोह किया, हालांकि उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई थी। जी हाँ। अब हम आते हैं राजस्थान पर। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। राजस्थान में? हाँ, यहाँ तो रियासतें थी। जी, सीधे ब्रिटिश शासन नहीं था, रियासतें संधियों से बंधी थीं। क्रांति के समय पूरे राजपुताना का अंग्रेज मुखिया था एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। कौन थे वो? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उनका हेडक्वार्टर गर्मियों में माउंट आबू और सर्दियों में अजमेर होता था। अच्छा, और छावनियां कितनी थी राजस्थान में? कुल 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थीं, नसीराबाद, अजमेर, नीमच, अब एमपी में, पर नियंत्रण मेवाड़ का था, देवली, टोंक, ब्यावर, अजमेर, एरनपुरा, पाली और खेरवाड़ा, उदयपुर। 6 छावनियां। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है परीक्षाओं के लिए भी कि ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों ने विद्रोह में सीधा भाग नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा ने नहीं लिया, ठीक है। जी। और हर बड़ी रियासत में एजीजी का एक नुमाइंदा होता था, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। हाँ, पॉलिटिकल एजेंट। कौन कौन थे उस समय? कुछ मुख्य थे। मेवाड़ में मेजर शावर्स, मारवाड़ जोधपुर में कैप्टन मैकमोसन, जयपुर में कर्नल ईडन, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर में मेजर मॉरिसन। इन एजेंट्स और राजाओं का क्या रोल रहा? बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर मिला जुला। कुछ ने अंग्रेजों का साथ दिया, कुछ के सामंत विद्रोहियों के साथ थे। तो राजस्थान में पहली चिंगारी कहाँ भड़की? पहली चिंगारी सुलगी नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को। ये राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हुई। 28 मई, नसीराबाद। किसने शुरू किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई के सैनिकों ने। नेता थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह? जी। कहते हैं उन्होंने अंग्रेज अफसर प्रिचार्ड से पूछा था, हम पर भरोसा नहीं है क्या? तोपें हमारी तरफ क्यों तान रखी हैं? जवाब ठीक नहीं मिला तो विद्रोह कर दिया। अच्छा। उन्होंने अंग्रेज अफसर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को मार डाला। कर्नल पेनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रिचार्ड भाग गया। छावनी लूटकर विद्रोही दिल्ली चले गए। नसीराबाद के बाद? ठीक 6 दिन बाद 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। नीमच में? यहाँ कर्नल एबॉट सैनिकों को वफादारी की शपथ दिला रहे थे। फिर? एक तोपखाने के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया। उसने कहा, जब अंग्रेजों ने अवध के नवाब से वफादारी नहीं निभाई तो वो हमसे कैसे उम्मीद करते हैं? बिल्कुल सही सवाल था। हाँ, इससे बाकी सैनिक भी भड़क गए। रात में हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। छावनी में आग लगा दी। सार्जेंट लॉयड और उसके परिवार को मार दिया। करीब 40 अंग्रेज भाग निकले। वो भागे हुए अंग्रेज कहाँ गए? वो चित्तौड़गढ़ के पास डुंगला गांव पहुंचे। वहां रूगा राम नाम के किसान ने उन्हें शरण दी। फिर मेवाड़ के पीए मेजर शावर्स ने महाराणा स्वरूप सिंह और बेदला के रावत बख्त सिंह की मदद से उन्हें बचाया। स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था? हाँ, महाराणा स्वरूप सिंह ने उन बचाए गए अंग्रेजों को उदयपुर लाकर पिछोला झील के जग मंदिर महल में ठहराया गया। देखरेख गोकुल चंद मेहता ने की। अच्छा, जग मंदिर में? नीमच में वो आटे वाली अफवाह भी थी। हाँ, आटे में हड्डी का चूरा मिलाने वाली। हाँ, हालांकि अर्जुन सिंह सैलानी ने इसका खंडन किया था। नीमच के विद्रोही भी पहले देवली गए, उसे लूटा, फिर शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के राजा ने मदद की? हाँ, शाहपुरा के राजा अधिराज लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया। फिर वो भी दिल्ली चले गए। देवली का क्या हुआ? देवली, जो टोंक रियासत में था, उसे 5 जून को नीमच के विद्रोहियों ने लूटा। कहते हैं वहां महिलाओं और बच्चों ने भी विद्रोहियों का साथ दिया। अच्छा। जी। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला तो अंग्रेजों के साथ थे, पर उनके मामा मीर आलम खान विद्रोहियों के साथ। यहाँ ताराचंद पटेल नाम के एक अमीर आदमी को तोप से उड़ा दिया गया था। बाप रे। हाँ, बाद में तात्या टोपे का भी टोंक में स्वागत हुआ था। अगली बड़ी घटना कहाँ हुई? अगली बड़ी घटना जुड़ी है एरनपुरा छावनी से, पाली जिले में। यहाँ जोधपुर लीजन तैनात थी। एरनपुरा? विद्रोह की शुरुआत तो 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में हुई। वहां कुछ पूर्बिया सैनिकों ने विद्रोह करके एजीजी लॉरेंस के बेटे अलेक्जेंडर लॉरेंस को मार दिया। एजीजी के बेटे को? जी। ये विद्रोही 23 अगस्त को एरनपुरा पहुंचे और वहां भी विद्रोह भड़का दिया। नेता थे मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम। और यहाँ वो नारा लगा?
हाँ, यहीं जोधपुर लीजन के सैनिक शिवनाथ सिंह ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। सिंह चंपावत से। और यहीं से राजस्थान में क्रांति का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। आउआ का संघर्ष, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। जी, ये मारवाड़ जोधपुर के बहुत शक्तिशाली जागीरदार थे। महाराजा तखत सिंह से इनकी बनती नहीं थी। अच्छा, पहले से अनबन थी। हाँ, जब एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक पहुंचे तो कुशाल सिंह ने न केवल उन्हें शरण दी बल्कि उनका नेता बनना भी स्वीकार कर लिया। आसोप के शिवनाथ सिंह, घूलर के बिशन सिंह जैसे कई और ठाकुर भी उनके साथ आ मिले। और उनकी कुलदेवी सुगाली माता। हाँ, सुगाली माता, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, उन्हें क्रांति की देवी भी माना गया। आउआ एक बड़ा केंद्र बन गया विद्रोह का। तो आउआ में युद्ध हुए होंगे। हाँ, कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला था बिथौड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। बिथौड़ा का युद्ध किसके बीच? एक तरफ कुशाल सिंह और विद्रोही, दूसरी तरफ जोधपुर की सेना, जिसका नेता ओनाड़ सिंह पवार था और अंग्रेज कैप्टन हीथकोट। नतीजा? कुशाल सिंह की जबरदस्त जीत हुई। ओनाड़ सिंह मारा गया। वाह, फिर तो अंग्रेज बौखला गए होंगे। बिल्कुल। 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध, इस बार कौन थे? इस बार मुकाबला और बड़ा। कुशाल सिंह के सामने खुद एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पीए मैकमॉसन अपनी सेना लेकर आए। इसे गौरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। गौरों और कालों का युद्ध? और नतीजा? अविश्वसनीय। कुशाल सिंह फिर जीत गए। उन्होंने पीए मैकमॉसन का सिर काटकर आउआ किले के दरवाजे पर टांग दिया। क्या? मैकमॉसन का सिर? जी, ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था। लॉरेंस को भागना पड़ा। लेकिन ये विद्रोही दिल्ली क्यों नहीं गए? कोशिश की। कुशाल सिंह का साथ छोड़कर कुछ सामंत आसोप, गूलर के ठाकुर दिल्ली जाने लगे। 16 नवंबर 1857 को नारनौल के पास उनका सामना अंग्रेज ब्रिगेडियर गेरार्ड और जोधपुर सेना से हुआ। नारनौल का युद्ध। हाँ, गेरार्ड मारा गया पर अंग्रेज जीत गए। वो सामंत दिल्ली नहीं पहुंच पाए। तो आउआ का क्या हुआ फिर? चेलावास के हार और मैकमॉसन की मौत से कैनिंग बहुत नाराज हुआ। उसने कर्नल होम्स के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी आउआ को कुचलने। 20 जनवरी 1858 को होम्स ने हमला किया। तब तक कुशाल सिंह के कई साथी साथ छोड़ चुके थे। कुशाल सिंह ने किले की रक्षा का भार छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपा और खुद मदद लेने मेवाड़ चले गए। क्या आउआ बच पाया? नहीं। 24 जनवरी 1858 को होम्स ने आउआ पर कब्जा कर लिया। गांव में भयानक लूटपाट हुई। सुगाली माता की मूर्ति भी उखाड़कर अजमेर ले गए। और कुशाल सिंह का क्या हुआ? वो पहले कोठारिया के रावत जोत सिंह और फिर सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के यहाँ शरण लिए। ये दोनों रावत भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। अच्छा। आखिर में अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में सरेंडर कर दिया। उन पर मुकदमा चला। मेजर टेलर आयोग ने उन्हें बरी कर दिया। बरी कर दिया? हाँ, 1864 में उदयपुर में उनकी मृत्यु हो गई। वो राजस्थान के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। आउआ का संघर्ष तो ठाकरों और सैनिकों का था। क्या कहीं आम जनता ने भी विद्रोह किया? हाँ, बिल्कुल। कोटा में कोटा का विद्रोह पूरी तरह से जन विद्रोह था। 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और सुनियोजित विद्रोह था। कोटा का जन विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया? किसी सैनिक या ठाकुर ने नहीं, 2 स्थानीय अधिकारियों ने, लाला जयदयाल वकील मथुरा के और मेहराब खां रिसालदार करौली के। लाला जयदयाल और मेहराब खान। जी, उन्होंने कोटा की सेना और आम जनता को साथ लेकर विद्रोह किया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को महल में ही नजरबंद कर दिया। नजरबंद कर दिया? हाँ, और फिर उन्होंने कोटा के पीए मेजर बर्टन, उसके 2 बेटों फ्रैंक और आर्थर और 2 डॉक्टरों सैडलर और कॉटम की हत्या कर दी। बर्टन की हत्या? इतना ही नहीं, बर्टन का सिर काटकर भाले पर लटकाया और पूरे कोटा शहर में घुमाया। बाप रे, ये तो बहुत खुली चुनौती थी अंग्रेजी सत्ता को। लगभग 6 महीने तक कोटा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। 6 महीने? जी, राजस्थान में ये एकमात्र ऐसी जगह थी। आखिर में मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के राजा मदनपाल की मदद से कोटा पर फिर अधिकार किया। करौली के राजा ने अंग्रेजों की मदद की? हाँ, मदनपाल ने। विद्रोह के बाद जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी गई। और कोटा के महाराव का क्या हुआ?
राम सिंह द्वितीय को सजा मिली, उनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी और मदद करने वाले मदन पाल की 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। उन्हें GCSI की उपाधि भी मिली। अच्छा, दूसरी रियासतों में क्या हुआ? भरतपुर में गुर्जर और मेवों ने विद्रोह किया पर दबा दिया गया। धौलपुर में विद्रोही भी बाहर के, ग्वालियर, इंदौर, और दबाने वाले भी बाहर के, पटियाला। ये तो अजीब है। हाँ, टोंक में नवाब अंग्रेजों के साथ, पर मामा मीर आलम खान और जनता विद्रोहियों के साथ। जयपुर का क्या रोल रहा? जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। तन मन धन से इनाम में सितारे हिंद की उपाधि मिली और कोटपुतली का परगना। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो अपनी सेना लेकर राजस्थान से बाहर पंजाब तक अंग्रेजों की मदद करने गए, एकमात्र ऐसे शासक। अच्छा, और मेवाड़? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। हालांकि उनके कई सामंत जैसे सलुम्बर के केसरी सिंह, कोठारिया के जोत सिंह विद्रोहियों के हमदर्द थे। उन्होंने कुशाल सिंह को शरण भी दी। तात्या टोपे का भी जिक्र आता है राजस्थान में। हाँ, तात्या टोपे, वो 2 बार राजस्थान आए, क्रांति की अलख जगाने की कोशिश की। कब और कहाँ? पहली बार अगस्त 1858 में भीलवाड़ा के पास कुआड़ा में जनरल रॉबर्ट से हारे, फिर झालावाड़ पहुंचे और वहां के राजा पृथ्वी सिंह को हराकर कब्जा कर लिया। झालावाड़ पर कब्जा कर लिया? जी। दूसरी बार दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा के रास्ते आए, बांसवाड़ा पर भी अधिकार किया। कई महीने अंग्रेजों को छकाते रहे, लेकिन अंत में अप्रैल 1859 में नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका ने धोखा दिया, सोते हुए पकड़वा दिया। विश्वासघात। हाँ, शिवपुरी में उन पर दिखावे का मुकदमा चला और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत से क्रांति का एक अध्याय खत्म हुआ। मेवाड़ के P.A. शावर्स ने भी अपनी किताब में इस मुकदमे को गलत बताया था। राजस्थान के और भी नायक थे इस क्रांति के? हाँ, बिल्कुल। बीकानेर के सेठ अमरचंद बांठिया ग्वालियर में व्यापार करते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दे दी। अच्छा। इसीलिए उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति का भामाशाह कहते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी। वो राजस्थान के पहले शहीद थे क्रांति में। अमरचंद बाठिया? हाँ, और शेखावाटी के डूंगजी जवाहर जी। हाँ, डूंगजी जवाहर जी लोक देवता माने जाते हैं। चाचा भतीजा थे। वो अंग्रेजों की छावनियां और अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। नसीराबाद छावनी भी लूटी थी। सामाजिक डाकू कह सकते हैं। जी, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, जवाहर जी भाग निकले, डूंग जी जोधपुर किले में रखे गए। और कवियों का क्या योगदान रहा? बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, उनकी वीर सतसई बहुत प्रसिद्ध है। दोहों में राजाओं की कायरता पर व्यंग किया, वीरता का भाव जगाया। वीर सतसई? हाँ। और मारवाड़ के कवि बांकीदास, उन्होंने आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर जैसी कविताओं से देशभक्ति जगाई। तो 1858 के अंत तक विद्रोह दबा दिया गया? हाँ, लगभग पूरे भारत में बहुत क्रूरता से हजारों लोग मारे गए। बड़े नेता या तो मारे गए या निर्वासित हो गए या नेपाल चले गए। इसके बाद क्या बदलाव आए? सबसे बड़ा बदलाव 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कंपनी राज खत्म, क्राउन राज शुरू। जी, गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगा। कैनिंग पहले वाइसराय बने। अंग्रेजों ने नीतियां बदली, विलय नीति छोड़ दी, राजाओं को आश्वासन दिया कि उनके राज्य बने रहेंगे अगर वे ब्रिटिश सत्ता माने। सेना का पुनर्गठन हुआ, यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए। इस विद्रोह को इतिहासकार कैसे देखते हैं? क्या ये स्वतंत्रता संग्राम था? इस पर बहुत मतभेद है। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, उनकी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जी, वहीं आरसी मजूमदार मानते थे कि ये न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनके हिसाब से ये मुख्यतः सैनिक विद्रोह था। अच्छा, और एसएन सेन? एसएन सेन मानते थे कि शुरू सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, पर बाद में इसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, हालांकि पूरी तरह राष्ट्रीय नहीं था। और अंग्रेज इतिहासकार? टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा। आउट्रम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो अलग अलग नजरिए हैं। तो संक्षेप में कहें तो चिंगारी चर्बी वाले कारतूस थे, पर कारण बहुत गहरे थे। बिल्कुल।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, प्रशासनिक 100 साल की नीतियां। विद्रोह मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर तक फैला। राजस्थान में नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, आउवा और खासकर कोटा में जबरदस्त असर हुआ। जी, राष्ट्रीय नायकों के साथ राजस्थान के भी कई वीर थे। कुशाल सिंह, जयदयाल, मेहराब खान, अमरचंद बांधिया, डूंगजी जवाहर जी। जहां ज्यादातर बड़े राजा अंग्रेजों के साथ थे, वहीं कई सामंत और आम जनता विद्रोहियों के साथ थी। हाँ, विद्रोह कुचल दिया गया, पर इसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। नीतियों में बदलाव आए और आगे के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल मन में आता है, जैसा सूर्यमल मिश्र ने भी अफसोस जताया था। अगर राजस्थान के राजा अंग्रेजों का साथ न देकर विद्रोहियों का साथ देते तो क्या होता? हाँ, ये सोचने वाली बात है, इतिहास कैसे अलग होता। या ये भी कि क्या ये वाकई एक संगठित युद्ध था या अलग-अलग स्थानीय विद्रोहों की एक कड़ी थी। 1857 की विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या होता अगर वाले सवाल हमेशा रहते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए। जी, हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खोजते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।